अभी तक सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था और वो तीनों बच्चे भी उनके स्कूल कॉलेज जाने के लिए भी निकल चुके थे। वो तीनों भाई इस वक्त आदित्य के साथ उनके स्टडी रूम में थे, जहां वो दोनों को शहर की मेडिकल कंडीशन के बारे में समझा रहा था। आदित्य की बातों को सुनकर उन दोनों की भी बॉडी जैसे सुन पड़ गई थी, क्योंकि उन दोनों के लिए शहर उनके अपने बच्चों से भी कहीं ज़्यादा स्पेशल थी। जितना प्यार वो अपने बच्चे से करते थे, उससे 20% ज़्यादा प्यार वो शहर से करते थे। उनके लिए भी ये वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, पर वो भी ये बात जानते थे कि वो ऐसे ही चुपचाप बैठकर शहर की हालत और ज़्यादा खराब होते हुए नहीं देख सकते थे। तभी यूं भी अपनी आंखों को बंद करते हुए एक डीप ब्रीथ लेता है। तब वो आदित्य की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ठीक है अदू, तुझे प्रिंसेस के लिए जो भी सही लग रहा है तो बस वही कर, पर प्रिंसेस को ठीक कर। वो अपनी बातों को कंटिन्यू कर ही रहा था कि तभी उन तीनों को हूर की कानों की चीरती हुई चीख सुनाई देती है। तभी वो तीनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आयु कहता है, ये तो हूर की आवाज़ है ना। वो दोनों बस अपना सिर हिलाते हैं और अगले ही पल वो तीनों स्टडी रूम से भागते हैं। तभी उन्हें निशा और पायल भी आदित्य के रूम की तरफ भागती हुई दिखाई देती है और वो तीनों भी उनके पीछे पीछे आदित्य के रूम में जाते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उनके आगे का वो नज़ारा देखते हैं, तो वैसे ही उनके सभी के दिल की धड़कनें बंद सी हो जाते हैं और उन सब की बॉडी किसी पत्थर की तरह एक जगह पर ही जम जाती है। आदित्य तो पूरी तरह से सुन्न हो गया था और वही हाल हूर का भी था। उन लोगों के आगे शहर फर्श पर पड़ी हुई थी और उसकी लिस्ट में बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा था। फ्लैशबैक आदित्य के रूम से बाहर जाते ही शहर बहुत रोने लगती। वो इस वक्त खुद को इतना मजबूर और लाचार महसूस कर रही थी। हाँ, उसके पास आदित्य और हूर जैसे पेरेंट्स थे, जो बिना किसी शिकायत के साथ शहर से साथ दे रहे थे और उसे सपोर्ट भी कर रहे थे। इसके बावजूद भी शहर अंदर से एकदम पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो साफ साफ देख पा रही थी कि उसकी वजह से उसके पेरेंट्स कितने परेशानी से गुजर रहे थे। वो तो अपनी वजह से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते थे। शहर अपनी इस हालात के लिए खुद को ही दोषी मान रही थी, खुद को ब्लेम कर रही थी। तभी शहर अपना सिर झटकते हुए खुद से ही कहती है, नहीं, मुझे ये करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मम्मा और डैडा को और भी परेशानी को सहना पड़े। तभी शहर पूरे रूम में अपनी नज़र दौड़ाती है और उसकी नज़र तभी सोफे के आगे मौजूद टी टेबल पर रखे फ्रूट बास्केट पर पड़ती है, जिसमें से एक नाइफ भी था। तभी शहर रोते हुए कहती है, मुझे लगा था कि मैं अगर वहाँ से निकल आई तो मुझे और ज़्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं करना होगा, पर ये कैसे भूल गई कि दर्द और मेरा बहुत ही पुराना गहरा रिश्ता है। दर्द तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। मैं कहीं भी चली जाऊं, वो मेरे साथ
मेरा पीछा करते हुए आ ही जाता है। मेरे मम्मा डैडा भी कब तक मेरे लिए ऐसे तिल तिल कर यूं ही मरते रहेंगे। मैं अपनी वजह से उन्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे ये सब कुछ रोकना होगा और मैं ये कर सकती। मैं अपना और उन दोनों का सारा दर्द, सभी परेशानियों को एक साथ ख़त्म कर सकती हूँ। हाँ शहर, तुम कर सकती हो। तभी शहर खुद से उठने की कोशिश करती है। वो थोड़ी मेहनत करने के बाद बेड पर हाफ सिटिंग पोजीशन से उठकर बैठ तो जाती है, पर जब वो अपने पैरों को उठाने की, उन्हें हिलाने की कोशिश करती है तो नाकामयाब हो जाती है। इस वजह से उसकी बॉडी पर मौजूद घाव चीख से जाते हैं और उसे काफ़ी दर्द होने लगता है, जिसकी वजह से वो फूट फूट कर रोने लगती, क्योंकि ये दर्द उसके बर्दाश्त से बहुत ही ज़्यादा परे था। तभी अचानक से वो बेड पर से नीचे कारपेट पर गिरती है और कारपेट साफ थी, जिसकी उसकी आवाज़ नहीं होती। तभी शायद किसी लाचार हैंडीकैप की तरह बैठे बैठे यानी रेंगते हुए ही उस सोफे की तरफ भाग जाती है। आदित्य की शहर के घावों को खुला रखने के लिए उसकी एक टॉप और सेट पहनाया था, और जब तक शहर वहाँ उस पोजीशन में जाती है तब तक तो उसके घावों की हालत और भी कई ज़्यादा बुरी हो जाती है। अभी शहर की पूरी बॉडी दर्द की वजह से फूट रही थी और शहर भी एकदम से कांप रही थी। उसके माथे पर पसीना आ रहा था और सब कुछ उसे धुंधला सा दिखाई दे रहा था। इन सब के बावजूद भी वो अपनी तेजी से बिगड़ती हुई हालत को पूरी तरह से अनदेखा करती है। इन सब के बावजूद भी वो अपनी तेजी से बिगड़ती हालत को पूरी तरह से अनदेखा कर देती है और अपना हाथ थोड़ा ऊंचा उठाते हुए उस फूड बॉक्स में से नाइफ उठाती है। इस वक्त वो बुरी तरह से कांप रही थी, पर शायद उसने अपना मन बना ही लिया था कि आज वो अपने आप को और अपने पेरेंट्स को वो इस तकलीफ से आज़ाद करके ही रहेगी। तभी शहर एक नज़र उस नायब की तरफ और अपनी आंखें बंद करती है। उसकी आंख बंद करते ही उसकी आंखों के आगे आदित्य और शहर का फेस तो आता ही है, पर साथ ही साथ वो सब कुछ भी आता है जो उसके साथ उस आश्रम में हुआ था। तभी उसकी बंद आंखों में से आंसू बहने लगते और वो कांपते हुए अपनी एक गहरी सांस लेती है। अगले ही पल शहर उस नाइफ से अपनी रिस्ट में एक डीप कट लगाती। जब वो देखती है कि कैसे उसकी रिस्ट खून से बह रहा है, तब उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहती है, अब मैं इस दर्द से हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगी। अगले ही पल वो शहर पूरी तरह से अपने होश को खो देती है और वहीं ज़मीन पर किसी बेजान पुतले की तरह पड़ी रहती है। फ्लैशबैक एंड अभी भी शहर के हाथों से खून बह रहा था और शहर को ऐसे देखकर तो आदित्य और वो पूरी तरह से सुन्न हो चुके थे, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। तभी आई सबसे पहले उस बड़े से सदमे से बाहर निकलकर अपने होश में आता है और शहर की तरफ भागता है। तभी आई झट से अपनी रुमाल निकालकर उसे शहर की गहरी कट पर प्रेस करता है, जिससे उसका खून बहना बंद हो जाए। तभी आयु अपनी आंसुओं भरी आंखों से उन सब की तरफ देखता है
और फिर उन सब पर चिल्लाता, गाइज कम ऑन, अपने अपने होश में आओ, हमारे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। तभी वो आदित्य को देखता है, जो कि बस एकटक बिना अपनी पलकों को झपकाए बस अपनी बेटी को ही देखे जा रहा था। वहीं आयु आदित्य से कहता है, अदू तू अपने होश में आया, बेबी नीड यू, प्लीज़ देख तो इसे, देख बहुत ही ज़्यादा इसका खून बह चुका है अदू। तभी यूवी आदित्य के कंधों को पकड़ते हुए बहुत ही हाश तरीके से उसे हिलाता है और कहता है, अदू होश में आ। तभी आदित्य अपने शॉकिंग स्टेज से बाहर आता है और ब्लैंकली यूवी की तरफ देखता है। तभी यूवी आदित्य के फेस को अपने हाथों से लेते हुए अपनी रुआसी सी आवाज़ में उससे कहता है, प्रिंसेस को देख अदू, वरना वह मर जाएगी तेरी बच्चिया, जा पहले देख उसे। तभी आदित्य पूरी तरह से अपने होश में आता है और शहर की तरफ देखता है, जो कि अभी अपनी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। आदित्य शहर की तरफ आता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर पेट पर सुला देता है। पता भी अचानक से उसकी नज़र शहर के घावों पर पड़ती है, जिनमें से अभी खून बह रहा था। आदित्य शहर के हाथ पर एक रुमाल बांधते हुए उससे कहता है, बेबी तो अभी बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में है और हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना ही होगा। इतना कहकर आदित्य शहर को अपनी बाहों में उठाता और रूम से बाहर भागता है। वो सब भी आदित्य के पीछे पीछे भागते हैं। जैसे ही वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वैसे ही आदित्य शहर को लेकर आईसीयू की तरफ भागता है, जहां अर्जुन उनकी टीम के साथ पहले से ही रेडी था और सारी प्रिपरेशन भी हो चुकी थी। इधर आईसीयू के बाहर वो रोते हुए वहाँ मौजूद एक चेयर पर बैठ जाती है। उसे इतनी बुरी तरह से रोता हुआ देखकर यूवी आकर उसे हक कर लेता है और अपने भाई की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में पकड़े हुए बहुत रोने लगती है। तभी यूवी हूर की बैग को रब करते हुए उससे कहता है, हूर आप रो मत, हमारी छोटी प्रिंसेस को कुछ भी नहीं होगा बच्चा, वो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। वैसे ही यूवी हूर को तो शांत कराने के लिए ये सब कुछ कह तो रहा था, पर उसे अपनी खुद की कही हुई बातों पर ही इस वक्त डाउट हो रहा था। वहाँ उन सब के साथ यूवी भी देख कि शहर की हालत कितनी ही ज़्यादा खराब हो रखी थी और उन पर से उनका कितना ब्लड लॉस हो चुका था। शहर को देखकर अभी यूवी भी अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, पर वो या आयु अपने डर उन तीनों लेडीजों को नहीं दिखा सकते थे। इस वक्त उन दोनों को ही उनके और स्पेशली हूर के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना था। तभी हूर रोते हुए यूवी से कहती, बिग बी मेरा छोटा सा बच्चा, वह ऐसा कैसे कर सकती है, वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। मेरी बच्ची इतनी ज़्यादा थक चुकी थी और वो इतनी तकलीफ़ में थी कि उसने इन सब से खुद को छुड़ाने के लिए ये रास्ता चुना था, अपने आप को मिटाने का। सी अटेम्प्ट सुसाइड। बिग बी इतना टूट गया था मेरा बच्चा और हमें कुछ पता भी नहीं था कैसे माँ बाप हैं हम और कैसी माँ हूँ मैं। मेरी बच्ची तकलीफ़ की वजह से मर रही थी
और मैं उसकी तकलीफ मिटा भी नहीं पाई, उसे कम करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। इस वक्त शहर की उस हालत के लिए हूर खुद को ही कसूरवार ठहरा रही थी। तभी आयु भी उन दोनों के पास आता है और हूर की दूसरी की तरफ बैठता है। आयु उसकी तरफ से हूर के सिर पर किस करते हुए उससे कहता है, इसमें आपकी या फिर अदू की कोई भी गलती नहीं है हूर। आप दोनों ने तो अपनी तरह से पूरी की पूरी कोशिश की है, पर डॉल की तकलीफ तो बहुत ही ज़्यादा थी कि उस बच्ची से वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। तभी वो रोते हुए आयु से कहती है, भाइयों बिग बी अदू को बता सकती थी, पर वो कुछ न कुछ कहते, पर उसने ये क्यों किया? अगर उसे कुछ हो गया तो हम दोनों क्या करेंगे? मैं और अदू, हम भी मर जाएंगे भाइयों। पहले भी हम हमारी बच्ची को खो चुके हैं और बहुत मुश्किल से वो हमें वापस मिली है। इस बार अगर उसे कुछ हुआ तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी। और अदू, उनका तो क्या होगा? आप सब तो जानते हो ना कि उनकी जान ही बचती है शहर के जाने के बाद तो मैंने जैसे उन्हें खो ही दिया था। अगर अभी मेरी बच्ची को कुछ भी हो गया तो उनके साथ साथ मैं अपने पति को भी खो दूंगी। अंदर मेरी बच्ची के साथ साथ मेरे पति की भी जान दांव पर लगी हुई है और मैं फिर से उन दोनों में से किसी एक को भी नहीं खोना चाहती हूँ। प्लीज कुछ करो ना, दोनों को बचा लो। हूर की बातें सुनकर उन सब के दिलों की धड़कनें बढ़ रही थीं। हूर ने एक बात तो सच ही कही थी कि अगर शहर को कुछ भी हुआ तो शहर के साथ साथ आदित्य को भी खो देगी। आदित्य शहर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था और मानो शहर के साथ तो उसकी सांसें ही जुड़ी हुई थी। 18 साल पहले जब शहर उससे दूर हुई थी तब आदित्य ने जीना ही छोड़ दिया था और वो बस बेजान सा हो गया था, क्योंकि उनकी जान तो उससे दूर ही चली गई थी। आज भी अगर शहर को कुछ भी हुआ तो आदित्य खुद ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब तक तो पूरे 72 घंटे भी हो चुके थे, पर शहर की हालत में बदलाव ही नहीं आया था। आदित्य को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे और कैसे अपनी बेटी को होश में लाए। एक वक्त के लिए तो उसे ऐसा लगा था कि उसकी इतनी मेडिकल की स्टडी सारी वेस्ट हो गई हो, क्योंकि वो शहर को होश में ला भी नहीं पा रहा था। आदित्य ने अपनी हिम्मत बनाए रखी थी, पर शहर की तरफ देखकर वो भी धीरे धीरे से अपनी हिम्मत को छोड़ रहा था। उस ऐसे लग रहा था कि जैसे शहर को ठीक करने के सारे रास्ते बंद हो चुके हों। वो आदित्य सिंह दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान था, वहीं आदित्य आज खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। अब तो कोई मिरेकल से ही शहर को बचा सकता था। उन लोगों की लाइफ में फिर से एक बार सब कुछ थम सा गया था। उनकी लाइफ फिर से रुक सी गई थी। उनको खुशियों पर जैसे किसी की बुरी सी नज़र लग गई हो, जिसकी वजह से खुशियाँ उनके दरवाजे पर दस्तक तो देती थीं, पर ज़्यादा देर तक टिक ही नहीं पा रही थी। अभी भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। शहर जो उनके लिए उनकी उम्मीद की किरण थी, वो उनसे दूर जाने के, उनसे छीनने के कगार पर थी।
जहाँ आदित्य शहर के पास था। वहीं और वहाँ मौजूद एक छोटे से मंदिर के आगे बैठी हुई थी। हूर के साथ साथ तीनों बच्चे और पलक निशा भी वहीं पर थे और बस भगवान से शहर के लिए प्रार्थना कर रहे थे। आज आके सब मिलके रब से दुआ मांगे, जीवन में सुकून चाहे, चाहत में वफा मांगे। वहीं आदित्य बस अपनी बेटी की तरफ ही देखे जा रहा था। उनकी नज़रें तो बस शहर के बुरी तरह से पीले पड़ चुके चेहरे पर पड़ी हुई थी कि कब उसकी बच्ची अपनी पलकें झपकाएगी और आंखों को खोलकर उसकी तरफ देखेगी और उसे डैडा कहकर बुलाएगी। तभी अब उस मंदिर में मौजूद बप्पा की मूर्ति की तरफ देखता और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस बेचारे से भी ये सब कहाँ देखा जा रहा था, जहाँ एक तरफ उसकी बहन मौत के मुंह पर पड़ी हुई थी तो वहीं दूसरी तरफ उसकी मॉम डैड अभी भी एक तरह से शॉक्ड में थे। तभी अब हूर के पास से ही उठता है और उस मंदिर की तरफ बढ़ता है। हूर को तो बस कहीं खोई हुई थी और उसका ध्यान कहीं भी नहीं था। उसके पास कौन है और उसके आसपास क्या हो रहा है, उसे कुछ भी अता पता नहीं था। तभी अब बप्पा के आगे अपने हाथों को जोड़ता है और रोते हुए कहता है, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा बप्पा, क्योंकि आपसे कुछ मांगने की नौबत ही नहीं आई। मेरे मम्मा डैडा ने मेरी सभी विश और डिमांड पूरी कर देते थे, पर आज मैं आपसे मांग रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी दीदू को ठीक कर दो। मैं फिर से आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगा, प्लीज़ मेरी दीदी को ठीक कर दो। तभी वंशज और दिशा भी हवा के पास ही आ जाते हैं। दिशा भी रोते हुए कहती है, मैं आपसे बप्पा कभी कोई शिकायत बिल्कुल भी नहीं करूँगी और ना ही कोई बुरा काम करूँगी, तो प्लीज़ मेरी दीदू को होश में ला दो बप्पा। वंशज भी आगे कहता है, मैं फिर से अपने फ्रेंड के साथ बाइक राइड के लिए नहीं जाऊंगा और कॉलेज में किसी को भी परेशान नहीं करूंगा और अपनी स्टडी पर फोकस करूंगा। प्लीज़ मेरी दीदू को मौत के मुंह से बाहर निकाल दो प्लीज़। तभी वो तीनों बहन भाई रोते हुए साथ में कहते हैं, प्लीज़ हमारी दीदी को ठीक कर दो पापा। वो तीनों बच्चे अभी रो रहे थे और उन्हें ऐसे रोते हुए देखकर पलक और निशा को और भी कहीं ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे को ऐसे रोते हुए कभी भी नहीं देखा था। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना मत भूलिए कि यह कहानी आपको कैसी लगती है। प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे हमेशा ही ऐसी अच्छी कहानियाँ बनाने में ऐसे हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।